गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर देखते हैं। द लॉसेंट काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड द क्लाइमेट चेंज 2025 की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें हैं वो हम बता दे रहे हैं आपको। लॉसेंट पत्रिका ने कहा कि औसतन 20 दिन लू का सामना किया पूरे भारत ने। भारत ने कितने दिन किया? औसतन 20 दिन लू का सामना किया। फिर उसमें बताया गया कि 6 दिन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ये क्या बताया? 6 दिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सामना किया लू का। आइडियली कितना करना चाहिए था? 14 दिन। किया कितने दिन? 20 दिन। 6 दिन किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के कारण। फिर एक डेटा दे रहे हैं कि 2024 में अत्यधिक गर्मी के कारण पूरे मतलब जो है इसका है 247 अरब घंटे संभावित श्रम का नुकसान हुआ। पूरी दुनिया के स्तर पे बता रहे हैं कि 247 अरब घंटे संभावित श्रम का नुकसान हुआ। तो कह रहे हैं कि अगर इसको प्रति व्यक्ति देखा जाए तो कितने घंटे का रिकॉर्ड स्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 420 घंटे का नुकसान हुआ प्रति व्यक्ति के स्तर पर। और एक बता रहे मान दे रहे कि 1990 से लेकर के 1999 की तुलना में अगर देखें तो 124 घंटे अधिक है ये। यानी कि पहले 124% जो है कम था और अब 124% अधिक हो गया है, नुकसान अधिक हो गया है। ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि कृषि क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 66% हुआ है। निर्माण के क्षेत्र में 20% का नुकसान हुआ है। फिर एक और डेटा दे रहे कि अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम में 2024 में लगभग 194 अरब यूएस डॉलर संभावित आय का नुकसान हुआ है। ये इनका एक डेटा था। स्पेसिफिक किस पे था? कि गर्मी पे फोकस था कि गर्मी के कारण क्या नुकसान हो रहे हैं और कितने श्रम के आधार पे कितना नुकसान हुआ उसको देखना इस पे जरूरी था। दूसरा देखते हैं कि थ्रो इन अ गोल किक नियमों में यानी फुटबॉल के नियमों में कुछ सुधार होने वाला है। सुधार कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड करेगा। अभी होने वाला है। जब ये सुधार हो जाएगा तो हम इसको फिर से बता देंगे, क्योंकि खबर में आया तो जान लीजिए, माइंड में रहना चाहिए कि फुटबॉल के नियमों में सुधार होने वाला है। सुधार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड करेगा। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी जाएंगे कोलालमपुर। क्यों जाएंगे? अभी आसियान का जो सम्मेलन चल रहा था कोलालमपुर में ही हो रहा था। एक आया आसियान प्लस। आसियान प्लस का मतलब होता है कि आसियान के तो कंट्रीज हैं ही, प्लस और 7 कंट्रीज हैं, नहीं सॉरी 8 कंट्रीज हैं। तो 11 और प्लस 8 19 मिला के क्या बन जाएंगे? आसियान प्लस। ये स्पेशली डिफेंस के लिए मीटिंग होती है। इसमें 11 कंट्रीज तो आप जानते ही हैं। हम बता देते 8 कौन है। ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है या यूएस है, साउथ कोरिया है और रसिया है। ये 8 कंट्रीज मिला के आसियान प्लस बनाती हैं। आसियान 3 भी है, आसियान प्लस 3 भी है। उसमें चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों मिला करके आसियान 3 बनाती हैं, आसियान प्लस 3 बनाती हैं। चौथा देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे डिस्कशन क्या होगा? आतंकवाद को लेकर के और मतलब जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, सुरक्षा को लेकर मोस्ट ऑब्वियसली इसमें डिस्कशन होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री स्तर की बैठक होती है तो इसमें इसी का डिस्कशन होगा। गन्ने के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। तो एक प्रजाति होती है अगेती प्रजाति और सामान्य प्रजाति के गन्ने पे वृद्धि की गई है। तो कुल मिला के 30 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। अब कितना हो गया? अगेती प्रजाति 400 रुपए प्रति क्विंटल और 390 रुपए प्रति क्विंटल हो गया सामान्य गन्ना। बताया जा रहा है कि क्योंकि एडवर्टीजमेंट उत्तर प्रदेश सरकार है तो मैंने वहां से डेटा निकाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ने पर है, कौन निर्धारित करता है मूल्य वो भी पूछ लेता है, तो हमें जानना होगा इसमें। तो 8 वर्ष में 4 नई मिलें खोली गई हैं और 6 पुरानी मिलों को फिर से शुरू किया गया है। 4 नई मिलों का एक बार आप लिस्ट देख सकते हैं कौन सी हो सकती हैं, कौन सी हैं वो जो पुनः स्थापित की गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिएगा आप, क्योंकि डेटा बहुत हो जाता है तो मैंने कहा कि लिमिटेड ही करा देते हैं। तो एक इसमें है कि स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है कि किसान अपने गन्ने की खेती से जुड़ी पर्ची कब आएगी, उनका जो पैमाना होता है वो कितने का हुआ है, सारा डिटेल इस पे देख सकते हैं। पैसे का पेमेंट का क्या सीन है अभी,
तो इस पे किस पे होगा, स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली पर ही ये देखा जाता है। तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान गन्ना किसान प्रणाली, स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली। एक डेटा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एथेनॉल के उत्पादन में 41 करोड़ से बढ़ करके अब 182 करोड़ एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। एथेनॉल के उत्पादन में आपको डेटा अगर याद हो, 2030 का टारगेट था कि जितने भी जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां है उसमें 20% फ्यूल एथेनॉल मिक्स होगा। 2030 का टारगेट था, भारत ने इसको 2025 में ही अचीव कर लिया टारगेट को। ये एथेनॉल का एक डेटा ध्यान रखिएगा। और एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 14 करोड़ 41 करोड़ से बढ़कर के 182 करोड़ का उत्पादन हो गया है। ठीक है, ये 1000 करोड़ लीटर में है। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा कि कुल गन्ना का क्षेत्रफल कितना उत्तर प्रदेश में। ये अगर मान लो कभी आ जाए तो 29.51 हेक्टेयर पर है, और ये पूरे भारत में गन्ना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल गन्ना क्षेत्र में 29.51 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में गन्ना बोया गया है, और पूरे भारत के अगर उस कंपैरिजन में देखें तो प्रथम स्थान पर है। इससे पहले कितने था, 20 लाख हेक्टेयर था, अब 29 लाख हेक्टेयर हो गया। तो गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं इसको। फिर इससे एक जो 2-3 कीवर्ड है, एक तो ये हो गया FRP हो गया, और जो है CCAP कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है CSCP कमीशन ऑन द एग्रीकल्चरल एंड द कॉस्ट एंड द प्राइस। ये क्या करता है, CSCP क्या करता है, एडवाइस देता है कि कितना बढ़ना चाहिए पैसा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या कहता है, अप्रूवल देता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखिएगा। एक खबर आई कि रजा अली खां की बेटी मेहरुन्निसा का निधन हो गया। 92 वर्ष की थी। रामपुर रियासत के अंतिम शासक थे, कौन थे, रजा अली खां। ये ध्यान रखिएगा। विकसित भारत बिल्थॉन जो हम लोग कई बार में चर्चा किए थे, टोटल 86,584 स्कूल भाग लिए, 1,42,162 लड़के भाग लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी इसमें प्रथम स्थान पे रहा। इसमें बच्चों से क्रिएटिव चीजों के लिए एडवाइस मांगा गया था, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एडवाइस भेजा अपने बच्चों से, तो उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पे रहा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अभी लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि लाइट अब पता नहीं बरसात हो रहा आए ना आए, तो देख लेते हैं। चीनी निर्यात से जुड़ करके एक इंपॉर्टेंट खबर है, उस खबर में क्या इंपॉर्टेंट वो बता दे रहे हैं। उत्पादन का अनुमान बताया जा रहा है 3.4 करोड़ टन 2025 और 26 में उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो घरेलू मांग है वो 2.95 करोड़ टन का है। तो क्योंकि अधिशेष हो जा रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है, तो इसका निर्यात अब सरकार प्लान कर रही है कि चीनी का निर्यात शुरू किया जाए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट खबर था। देखते हैं 7वां की ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5 लाख मेगावाट को पार कर गया। अब कौन सी क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5 लाख मेगावाट को पार कर गया है। ये कह रहा है कि कुल विद्युत उत्पादन का 50% योगदान इसी का है, 50% से ज्यादा का योगदान इसका है। ऐसा हुआ था कि कुछ देशों ने मिलकर अनुमान लगाया था, एक टारगेट निर्धारित किया था कि शायद 2030 तक था कि इससे जो है जितनी भी ऊर्जा उत्पादन हमारा हो रहा है उसमें 50% लगभग या 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए। भारत ने इसको पूरा कर लिया है, 5 लाख मेगावाट से ज्यादा हो गया है। उस टारगेटेड ईयर से पहले ही हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा का कितना, इसमें डेटा दिया गया था, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से कितना हो रहा है, तो 1.2733 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से आ रहा है, और 53,000 मेगावाट है, 53,000 मेगावाट आ रहा है पवन ऊर्जा से। तो यदि कोई ऐसा फैक्ट पूछ लेता है, मान लीजिए स्पेसिफिक पूछ ले कि भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का कितना मेगावाट उत्पादन है, तो उसको बता सकते हैं। पवन ऊर्जा का कितना बता सकते हैं। 2030 लक्ष्य था, हाँ, जो 2030 लक्ष्य था 2025 में ही सरकार ने पूरा कर लिया था, हासिल कर लिया है। किस चीज में, कि जो टोटल उत्पादन एनर्जी का हो रहा है, ऊर्जा का हो रहा है, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का 50% शेयर होना चाहिए। 2030 टारगेट था, 2025 यानी 5 साल पहले भारत सरकार ने इसको अचीव कर लिया।
देखते हैं इंडियन मैरीटाइम वीक जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं 2025। इसका डेट क्या है? 27 से लेकर के 31 अक्टूबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, 27 से 31 अक्टूबर। कौन कौन लोग करवा रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज पहला, एवं इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये दो लोग मिलकर के इसका आयोजन करवा रहे हैं। कहाँ हो रहा है? मुंबई के गोरेगांव में। तीसरा, इसका थीम क्या है? थीम में ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, इसमें शिप बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, और समुद्री विरासत को सहेज के रखना। पोर्ट एवं मालवाहक क्षेत्र में वृद्धि के लिए इसको किया जा रहा है। तो इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये कीवर्ड याद रखना और ये चीजें। नवी खबर देखते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हरियाणा के अंबाला में जो है पहली बार राफेल में उड़ान भरा। इन्होंने राफेल में उड़ान भरा, 30 मिनट तक की इसमें रही और 200 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने लगभग तय किया। अब इसमें एक डेटा है कि पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने 2 अलग अलग वर्ग के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है इस डेटा में, ये मत याद रखिएगा, ये ना आपको समझ में आ जाए कि राफेल में उड़ान भरने वाली पहली बनी, नहीं, राफेल में भी भरा और क्या नाम है इसका, सुखोई में भी भरा, यानी कि 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जो उड़ान भरी हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि 8 अप्रैल 2023 को सुखोई Su-30MKI में तेजपुर वायुसेना स्टेशन से, जो असम में है, तीसरी राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने सुखोई में उड़ान भरा था। तीसरी किसमें बन गई महोदया जी? सुखोई में उड़ान भरने वाली फाइटर विमान में। और पहली किसमें बनी है? तो सुखोई में भी और राफेल में भी जिन्होंने उड़ान भरा है, इसमें पहली है वो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरा देख लेते हैं कि रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट स्थान पे आ गए हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी खबर है कि टेक्नेक्ट प्लस एक इंजेक्शन है जो 30,000 रुपए का आता है। ऐसे व्यक्ति को लगाया जाता है जिनको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है और 4.5 घंटे के अंदर यदि लग जाता है तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। अब ये सारे जिला अस्पतालों में फ्री में लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्ट्रोक क्या है कि दिमाग के किसी भी हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना किसी कारण से, तो उसमें बहुत गंभीर होता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो 30,000 रुपए का वैसे मिलता है, और इसको जो है अब फ्री में लगेगा, सारे जिला अस्पतालों में फ्री मिलेगा। तो ये रही आज की खबर।